हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी स्टडी क्लासेस। हम लोग पॉलिटी के वीडियो लेक्चर में राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस कर रहे थे। राष्ट्रपति के थ्योरेटिकल क्लासेस में हम लोगों ने दो दो लेक्चर इसके हो चुके हैं। आज थर्ड लेक्चर है इसका। तो थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अब पहले तो हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में जितना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो पूरा डिस्कस कर लिए हैं इनके बारे में। अब हम जो थर्ड लेक्चर हम लोग का होगा, इसमें होगा कि जब 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 फर्स्ट राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति से लेके अब जितने बने हैं सबके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारा हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो उनके बाद कौन है, उनके बाद कौन है, और उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट सारा हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं, ये सबको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अच्छा, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले रहने वाले कहाँ के, बिहार से हैं ये। अब इनकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि ये लगातार मतलब ये 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, ठीक। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न भी दिया गया है 1962 में। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि जो अपने पहले राष्ट्रपति हैं उनको भारत रत्न दिया गया है कि नहीं। तो उनको भारत रत्न दिया गया है 1962 में। 1962 में आप लोगों को पता भी होगा कि उस टाइम भारत और चीन के बीच में युद्ध भी, उसी साल 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध भी हुआ था, ठीक। का अधिवेशन सबको मतलब देखिए, 1934 में एक अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता मतलब यहाँ पे अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पर यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। तो ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि अब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। और फर्स्ट एंड सेकेंड दो लगातार प्रेसिडेंट हमारे वही रहे हुए हैं, ठीक है। और 1934 में भी एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता उन्होंने, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1939 में एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, और इसका जो यहाँ पे जो इसकी अध्यक्षता की है तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और ये कहाँ पे हुआ था, त्रिपुरी में हुआ था। तो जब ये अध्यक्षता किए तो उसके बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। जब त्यागपत्र दे दिया तो ये अब त्यागपत्र, अब ये सीट तो खाली हो गई। तो उस टाइम वो टेम्परेरी रूप से उस सीट को भरने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पुनः उनका अध्यक्ष बना दिया गया। तो मतलब ये टेम्परेरी रूप, यहाँ पे क्या बने थे, टेम्परेरी रूप से। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, जो त्रिपुरी में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसका मतलब अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस थे। पर टेम्परेरी रूप से जब वो त्यागपत्र दे दिए तब टेम्परेरी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए। ये 1939 में हुआ था, ठीक। 11 दिसंबर 1946, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डेट मतलब ये एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लेता है। तो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। ध्यान से समझिए, अस्थाई मैंने यहाँ पे मतलब सर्कल कर दिया हूँ। ये वहाँ का अस्थाई नहीं है, अस्थाई अध्यक्ष मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और जिसमें से जो जो 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा हुआ था, तो अस्थाई अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो अस्थाई सदस्य हो गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और अस्थाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी हुई कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, वो किताबें हम लोग देख लेते हैं। 19 मतलब यहाँ पे 1901 आत्मकथा 1946 में है, ठीक है। चंपारण के सत्याग्रह 1922। इंडिया डिवाइडेड 1946। महात्मा गांधी एंड बिहार, देखिए ये बिहार के हैं। तो जितना भी उनका आंदोलन वगैरह हुआ बिहार से, बराबर इनका आंदोलन बिहार में भी होता रहता था। तो ये महात्मा गांधी से बहुत अटैच रहते थे। तो महात्मा गांधी एंड बिहार, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। अब ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो गया। जो सेकेंड राष्ट्रपति बने थे हमारा, जो देखिए अब यहाँ पे जो सेकेंड राष्ट्रपति बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में सब लोग जानते हैं। ये हमारे मतलब 5 अगस्त के रूप में, जो 5 सितंबर को मनाया जाता था, इन्हीं के याद में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जब बने थे तो 1962 से 1967 के बीच में बने थे। देखिए 1962 से लेकर 1967 के बीच में अपने इंडिया में लड़ाइयाँ चल रही थी, चीन से चल रहा था। 62 के तो इन्हीं के दौरान ये चीन के युद्ध के दौरान ये राष्ट्रपति थे।
देखिए, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ राष्ट्रपति थे तब उस टाइम क्या ये थे, उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, देखिए ध्यान समझिएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। जैसे वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे, तो ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति थे। ठीक, इनके समय में 2 युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1962 वाला मैं बताया था तो चाइना का युद्ध हुआ था। 1965 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो उसमें भी ये उस टाइम उनके कार्य इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। ठीक, 5 सितंबर, सबको पता है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये एक आदर्श शिक्षक भी हैं। ठीक है, जो आदर्श शिक्षक है जिनके सर्वधर्म समभाव का उदाहरण भी इन्होंने ही दिया था। सर्वधर्म समभाव बहुत ही एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, महात्मा गांधी से प्रथम भेंट मतलब 1915 में, मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मुलाकात महात्मा गांधी से 1915 में हुआ था। और ये संविधान सभा के सदस्य थे। अब ये गैर कांग्रेसी थे, मतलब अब यहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि मतलब इनसे महात्मा गांधी से मुलाकात हो गया तो ये कांग्रेसी हो गए। ये गैर कांग्रेसी थे। मैक्सिमम जो संविधान सभा के जो सदस्य थे मैक्सिमम सारे कांग्रेसी थे, और जब ये जो सदस्य बने थे ये गैर कांग्रेसी थे। 14 अगस्त की रात में, जब 14-15 अगस्त 1947 की रात्रि को वह ऐतिहासिक क्षण आया जो उस समय का व्याख्यान यही दे रहे थे। एक 14, ये इम्पोर्टेंट डेट है, मतलब 14-15 अगस्त का मतलब एक स्पीच देना था। तो अब स्पीच कौन देगा, तो अब ये एक आदर्श शिक्षक के रूप में यही जाने जाते थे। तो कमेटी ने एक डिसाइड किया कि सर जो ये जो स्पीच देंगे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं देंगे, क्योंकि इनके बातों में बहुत दम था, जिस मतलब बातों में सबको मोह लेते थे। ठीक, आगे 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 बढ़ते हैं। 1952 में सोवियत संघ का ये एक विशिष्ट राजदूत नियुक्त किया गया। ये आज़ादी के बाद जहाँ जब वहाँ से लौटे तो उपराष्ट्रपति बना दिया गया था 1952 में, और दोबारा 1957 में भी उपराष्ट्रपति बना दिया गया। मतलब देखिए, जब ये 1952 मतलब उपराष्ट्रपति होने के पहले ये एक विशिष्ट राजदूत नियुक्त किए गए थे। जब वो लौटे तो वहाँ से लौटने के बाद ना, आज़ादी के बाद जब वहाँ से लौटे तो इनको एक उपराष्ट्रपति बना दिया गया। उसके बाद 1952 के बाद 1957 में इनको दोबारा बना दिया गया। ठीक है, जब 1952, देखिए 1952 अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में, व्हाइट हाउस में, अब यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस आज़ादी के बाद अपने देश का ये मतलब एक शिक्षक के रूप में थे, ये बहुत फेमस पर्सन थे। जब ये अमेरिका गए थे तो व्हाइट हाउस में इनके स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर से इनको मतलब हेलीकॉप्टर से इनको लेने के लिए वहाँ पे लोग गए थे। तो जिसे मैंने यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया हूँ कि अमेरिकी राष्ट्रपति भवन में, व्हाइट हाउस में हेलीकॉप्टर से अतिथि के रूप में ले गया गया। इसके पहले किसी भी कैंडिडेट को वहाँ पे नहीं ले गया गया था। कई लोग गए पर किसी को हेलीकॉप्टर से नहीं ले गया गया था। तो उस टाइम की बहुत सम्मान की बात थी इनके लिए कि भारत के एक ऐसे पर्सन है, मतलब एक ऐसे अध्यापक थे, टीचर थे जिनको कि हेलीकॉप्टर से लेने के लिए लोग गए थे। इनकी रचनाएं 150 से ज़्यादा रचनाएं थी। देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी भारत रत्न दिया गया था। ये पहले व्यक्ति जो थे जो जीते हुए भारत रत्न प्राप्त किए थे। तो मतलब देखिए अभी तक तो एक 1962 में उनको मिला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था, पर उनको मरणोपरांत मिला था। इनको जीते हुए, मतलब जब जीवित थे तभी उनको भारत रत्न दे दिया गया था। ठीक, इनको एक दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक भी कहा जाता था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को एक दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक भी कहा जाता था। ठीक है, हमारे ये 2 राष्ट्रपति हो गए। अब ये 1967 तक तो इनका कार्यभार हो गया। जो हमारे तीसरे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब, जो 1967 से लेके, देखिए अब इनका कार्यकाल 2 ही साल तक चला, 1967 से लेके 1969। ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना कि आपके पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोग
मतलब यही जाकिर हुसैन को ही आप लोग राष्ट्रपति उस पर क्लिक करेंगे। और जाकिर हुसैन को भी भारत रत्न दिया गया था, 1963 में दिया गया था। इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। ठीक। राष्ट्रपति के पहले इन्होंने ये क्या किया, उपराष्ट्रपति भी कार्य, मतलब यहाँ पे उपराष्ट्रपति, मतलब ये देखिए अब इनका कार्यकाल 2 ही साल का क्यों था, क्योंकि ये जब ये 1967 में चुने गए और 1969 पे इनका राष्ट्रपति के कार्यकाल पे थे, तभी इनका क्या हुआ कि कार्यकाल में मृत्यु हो गई। तब जब कार्यकाल में मृत्यु हो गई तो अब राष्ट्रपति के दौरान ही मतलब थे तभी इनकी मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद हमको हमारा मतलब दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव करना पड़ा था। वो आगे हम लोग बताएंगे, अभी आगे डिस्कस करेंगे। और इनका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह भी बनेगा कि इनको 1954 में पद्म विभूषण भी दिया गया था। ठीक है। तो देखिए जाकिर हुसैन साहब से यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है कि जाकिर हुसैन साहब को 1963 में मतलब भारत रत्न दिया गया था। ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, इनका कार्यकाल 2 ही साल का था। ठीक। अब हमारे चौथे राष्ट्रपति जो बने थे यहाँ पे वी गिरी साहब, 3 मई, देखिए यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक थे। अब यहाँ पे अब इनके साथ देखिए क्या हुआ था, जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। उसके पहले क्या थे, ये उपराष्ट्रपति थे। जब उनके टाइम में क्या थे, ये जब ये जाकिर हुसैन के टाइम में ये उपराष्ट्रपति थे। तो उपराष्ट्रपति जब आप लोग उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं ना कि राष्ट्रपति वगैरह की अचानक दुर्घटना के बाद यदि कुछ हो जाता है तो कार्यभार राष्ट्रपति देखते हैं। तो उस टाइम ये उपराष्ट्रपति थे, तो कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति आ गए। फिर उस टाइम उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति थे ये मतलब ये 2.5 महीने के लिए राष्ट्रपति थे, 2.5 महीने के लिए राष्ट्रपति थे। इनको भी भारत रत्न दिया गया था। ठीक है। ये कानून की पढ़ाई भी किए हुए थे डबलिन यूनिवर्सिटी से। डबलिन यूनिवर्सिटी आप लोग का आयरलैंड में होता है। सीन फीट आंदोलन, अच्छा ये सीन फीट आंदोलन वहाँ से भगा दिए, मतलब यहाँ से देखिए ये सीन फीट आंदोलन था ना, जब ये उसमें भाग लिए थे आयरलैंड में सीन फीट आंदोलन में, तो वहाँ से इनको भगा दिया गया था। तो 1916 ईस्वी में ये भारत में आ गए थे। इनका भी देखिए मतलब बहुत इंटरेस्टिंग घटना है वी गिरी साहब का, कि ये डबलिन यूनिवर्सिटी से जब आयरलैंड में पढ़ाई कर रहे थे, तो कानून की पढ़ाई कर रहे थे, तो सीन फीन आंदोलन भाग लिए। जब भाग लिए तो वहाँ से उस आंदोलन को अब आयरलैंड वाले ने मतलब इनको वहाँ से भगा दिए। तो 1916 ईस्वी में ये भारत में आ गए। जब भारत में आए तो एक श्रमिक आंदोलन को इन्होंने, मतलब श्रमिक आंदोलन चल रहा था उस टाइम, तो उसमें ये शामिल हो गए। अब ये श्रमिक आंदोलन किसके लिए था, मतलब श्रमिक आंदोलन किसके लिए चल रहा था, तो ट्रेड यूनियन का हिस्सा था वो। ट्रेड यूनियन का हिस्सा मतलब अखिल भारतीय व्यापार संघ के नाम से जाना जाता था। ये ध्यान समझिएगा कि अखिल भारतीय व्यापार के नाम से जाने वाला जो हमारा आंदोलन था श्रमिक आंदोलन था। ठीक। जो वी गिरी साहब थे ये राज्यपाल भी रह चुके हैं, मतलब ये उत्तर प्रदेश के, केरल के, मैसूर के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो हमारे देखिए जो वी गिरी हैं ये मतलब इनके पास देखिए कार्यकाल कितना हो गया, पहले ये उपराष्ट्रपति थे, फिर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद ये राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले, और ये यहाँ पे ये राज्यपाल भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के, केरल के, मैसूर के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये त्याग, फिर जब ये राष्ट्रपति के बाद ये ना जैसे ही राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में थे, तो आगे ये इन्होंने क्या किया कि त्यागपत्र दे दिए। ये त्यागपत्र दे दिए राष्ट्रपति के चुनाव, मतलब जैसे ही कार्यकाल खत्म होने वाला था त्यागपत्र दे दिए और राष्ट्रपति के लिए इन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली। जब ये त्यागपत्र दिए तो उस समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का सीट खाली हो गया। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा कि एक तो पहले तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद जब मृत्यु हुआ तो इन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लिया। जब राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला तो उपराष्ट्रपति का सीट तो खाली हो गया। तो अब इनके मन में ये आया कि अब मैं क्यों ना मतलब पूरे 5 साल के राष्ट्रपति बन जाऊँ। तो इनके मन में बात आई। तो देखिए 20 जुलाई, मतलब यहाँ पे देखिए ये कितने दिन के लिए बने थे, हमने यहाँ पे मेंशन किया था ना, 3 मई 1969 से लेके 20 जुलाई 1969। तो इन्होंने क्या किया कि अब इनके मन में भी थोड़ी सी लालच आ गई कि अब मैं तो राष्ट्रपति बन ही गया हूँ, अब मैं जैसे ही मतलब यहाँ पे इसके लिए
त्यागपत्र दे दूंगा तो उपराष्ट्रपति पद पे भी कोई नहीं है और राष्ट्रपति पद भी खाली हो जाएगा। तो उन्होंने त्यागपत्र दिया और दोबारा राष्ट्रपति का सीट के लिए खाली, राष्ट्रपति का भी सीट खाली हो गया। तब उस केस में क्या हुआ कि उस केस में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति बनाते हैं। ये हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो पर जब मुख्य न्यायाधीश के राष्ट्रपति बनते हैं तो हमको उस समय क्या करना पड़ता है कि सडनली राष्ट्रपति का चुनाव कराना, राष्ट्रपति को निर्वाचित करना पड़ता है आर्टिकल 57 के थ्रू। तो उन्होंने वहाँ से फिर राष्ट्रपति का चुनाव किए। तो देखिए अब जब राष्ट्रपति का जब चुनाव दोबारा हुआ तो अब जीते न जीते अभी बात का केस है, पर उन्होंने उस समय त्यागपत्र दे दिया जब देश हमारे संकट में था। उसके बाद क्या हुआ, जो 5वें राष्ट्रपति हमारे बने थे 5वें नहीं, हमारे ये पहले तो ये 4थे राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है। तो ये जो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, देखिए एम हिदायतुल्लाह, जो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। अब ये राष्ट्रपति ये एम हिदायतुल्लाह कौन है? ये न्यायमूर्ति हैं, क्योंकि जब बीबी गिरी ने वहाँ से त्यागपत्र दिया तो ये सर्वोच्च न्यायालय के क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। तब अब उनके जगह ये आ गए। अभी चुनाव हुआ नहीं है, पर जब वो सीट खाली हुआ तो उनके जगह ये एम हिदायतुल्लाह जी आ गए। पर इस टाइम देखा जाए तो ये राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में हैं, पर प्रॉपर वे में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों सीट खाली है, ठीक। ये क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बने। तो आप लोगों के साथ सामने एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति कौन है? तो आप लोग एक ऑप्शन में उसमें ये भी रहेगा कि एम हिदायतुल्लाह, ये दिख जाएगा ऑप्शन में, जिसको टिक मार दीजिएगा। ये राष्ट्रपति बने थे यहाँ पे, ठीक। अब देखिए जब चुनाव हुआ तो अब वो त्यागपत्र तो बीबी गिरी साहब दे ही दिए थे। जब चुनाव हुआ तो देखिए वहाँ पे जब चुनाव हुआ तो यहाँ पे इनके बारे में पहले देखिए, पहले ये बने ना बने इनके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे ट्रेजिडी हो गया था। अब ये बीबी गिरी पहले तो कांग्रेस के साइड से थे, तो वहाँ पे उपराष्ट्रपति थे। तो उपराष्ट्रपति बनने के बाद इनको राष्ट्रपति कार्यवाहक दे दिया गया। तो ये वहाँ से 5 साल के राष्ट्रपति बनने के लिए इन्होंने क्या किया कि त्यागपत्र दे दिया, ठीक। तो अब उस टाइम इंदिरा गांधी का सरकार था। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि उस टाइम नीलम संजीव रेड्डी को अपने कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया। और नीलम संजीव रेड्डी मतलब कांग्रेस के साइड से नीलम संजीव रेड्डी यहाँ पे खड़े हो गए। जो बीबी गिरी हैं ये निर्दलीय खड़ा हो गए। तो अब यहाँ पे जब केस बन गया चलिए आगे बढ़ते इसमें। जब बीबी गिरी ने यहाँ राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के निर्दलीय रूप से खड़े हुए, तो ये तो जीत तो गए, राष्ट्रपति बन गए, पर अब ये देखिए निर्दलीय बने। सरकार किसकी थी? सरकार कांग्रेस की थी। कांग्रेस के साइड से खड़े हुए थे नीलम संजीव रेड्डी। तो अब हमेशा यही देखा जाता है कि जिसकी सरकार रहती है राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार वही रहता है, मैक्सिमम केस में वो जीत भी जाते हैं। पर यहाँ पे केस उल्टा हो गया। कांग्रेस के साइड से नीलम संजीव रेड्डी तो खड़े तो हुए, इंदिरा गांधी ने इनको खड़ा तो किया, पर जब उम्मीदवार मतलब अब इनके सपोर्टर ज़्यादा थे तो अब इनको ये लग गया होगा, जो भी इनके साथ रजिस्ट्री हुआ, बाद में इंदिरा गांधी ने इनके साइड से अपना सपोर्ट खींच लिया। तो अब ये वहाँ से हार गए। तब अब यहाँ पे यहीं पे क्या हुआ, जो जब हारे ना तो बहुत ज़्यादा वोटों का मतलब यहाँ पे डिफरेंस नहीं था, एकदम बाउंड्री लाइन के आसपास का केस था। जब आसपास का केस था ना तो यहीं पे एक द्वितीय चरण की मतगणना की भी जरूरत पड़ गई। मतलब कभी ये लगा कि इनको नीलम संजीव रेड्डी को लगा कि मैं जीत रहा हूँ, इनको बीबी गिरी को लगा कि मैं जीत रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ऐसा केस बन गया था। तो यहाँ पे दोबारा मतगणना किया गया, तब उसमें रिजल्ट निकला था कि ये बीबी गिरी यहाँ पे छठे राष्ट्रपति बन गए हमारे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि द्वितीय चरण की मतगणना कब हुई? तो राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था तब छठे राष्ट्रपति के चुनाव में बीबी गिरी के टाइम में हुआ था। एक क्वेश्चन आपको कौन सा ये भी बनेगा, कौन सा राष्ट्रपति उम्मीदवार जो पहली बार चुनाव हार गया? कौन सा राष्ट्रपति जो पहली बार चुनाव हार गया पर अगली बार वो निर्विरोध जीत गया? तो ये आपका क्वेश्चन यही बनेगा कि नीलम संजीव रेड्डी पहली बार चुनाव तो हार गए, जब दोबारा लड़े हैं तो वो निर्विरोध जीत गए।
जो सातवें, जब इनके कार्यकाल के बाद क्या हुआ कि जो सातवें राष्ट्रपति हमारे बने थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद ये इंदिरा गांधी के बहुमत बहुत ही करीबी थे। ये इंदिरा गांधी के बहुत ही करीबी थे। अब पहले ये कृषि एवं सिंचाई मंत्री भी रह चुके थे। तो ये इंदिरा गांधी के बहुत ही करीबी थे और कृषि एवं सिंचाई मंत्री भी रह चुके थे। और ये अपने कार्यकाल के इनका भी ना कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था। जब इनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई तो इनकी जगह फिर दूसरा कौन बनेगा, तो ये जो उस टाइम पे उपराष्ट्रपति रहा होगा वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लिया। तो जो उस टाइम पे जो उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति वी.डी. जत्ती थे। तो वी.डी. जत्ती यहाँ पे क्या हुआ कि कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति बन गए। तो अब जब ये जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गए तो उपराष्ट्रपति का सीट भी खाली हो गया। ठीक, तो अब जब उस पर राष्ट्रपति का सीट खाली हुआ तो उस टाइम क्या हुआ कि अब तो राष्ट्रपति का चुनाव तो कराना पड़ेगा, क्योंकि अब राष्ट्रपति के प्रॉपर तो राष्ट्रपति तो है नहीं, वो कार्यवाहक के रूप में है। जब राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ तब उस टाइम क्या हुआ कि जो नीलम संजीव रेड्डी जो थी कि वहाँ से फर्स्ट टाइम वहाँ से हारे थे। अब वहाँ पे ये उस टाइम तो कांग्रेस साइड से लड़े थे। अब क्या हुआ कि अब ये यहाँ से गैर कांग्रेसी लड़ रहे, मतलब ये अब पहली बार ये गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी वहाँ पे। और ये किसके नेतृत्व में बना था, ये जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी ये जनता पार्टी का बना था। ये मोरारजी देसाई इसके नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1977 का केस बना था ये। ठीक है, 1977 में। और ये उस टाइम इसलिए जीत गए क्योंकि इनको क्या मिला कि ना, थोड़ा सिंपैथी मिल गया कि पहली बार ये जीत रहे थे और दूसरी बार क्या हुआ कि इनको मतलब ये उस टाइम ये हार गए थे। थोड़ा सा सिंपैथी वाला भी केस बनता है उस टाइम, लोग सिंपैथी में हारने वाले को जिता देते हैं। देखिए मैं इसको मेंशन भी यही किया हूँ। जनता पार्टी के नेतृत्व में मोरारजी देसाई ने राष्ट्रपति उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को उतारा। अब इन्होंने कांग्रेस के साइड से नहीं लड़ा था, तो कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, क्योंकि कांग्रेस तो उस टाइम शर्मसार हो गई थी। मतलब खुद शर्म के मारे पानी पानी हो गया कि मैंने अब एक संजीव रेड्डी जी को एक टाइम उतारा और वो वहाँ से हार गए थे। तो उन्होंने जब इनको ये पता चल गया कांग्रेस को कि नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, तो उन्होंने अपने साइड से किसी को नहीं उतारा। तो वो उस टाइम वो निर्विरोध जीत गए। एक मात्र उम्मीदवार यही थे, ये निर्विरोध जीते थे उस टाइम तक। ठीक है, ओके। अभी आज तक हम लोग क्या करते हैं कि ये 9 राष्ट्रपति तक ही पढ़ाई करते हैं। अगला जब हम लोग का जो अगला भी लेक्चर आएगा तो इसके आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।